हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे डिसजंक्टिव सिलोगिज्म्स और आज हम डिस्कस करेंगे प्योर हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने बोर्ड पे पहले से ही बना दिया है, आप देख सकते हो। देखिए, ये जो सिलोगिज्म्स हैं इसमें भी हम देखेंगे 3 स्टेटमेंट्स, 2 प्रीमाइसेस दिए होंगे और एक कंक्लूजन दिया होगा। प्रीमाइसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिखेगा पहला प्रीमाइस आपको, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है इफ P देन Q, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, इफ Q देन R। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर P है तो Q होगा और अगर Q है ट्रू तो R भी ट्रू हो जाएगा। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर P होगा तो R भी हो जाएगा, दैट इज इफ P देन R। ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चेन दिख रही है आपको, एक चेन इफेक्ट दिख रहा है कि अगर P हो जाता है इवेंट तो Q के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर Q होता है तो फिर ऑब्वियसली R होता है। तो यानी कि अगर P हो गया तो R भी होगा ही होगा। ये आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आप ये देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल ये लिखा है एक वैलिड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म्स का। 2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे। देखो मैंने लिखा है पहला स्टेटमेंट दैट इफ इंडिया विंस देन इंडिया इज इन दी फाइनल, यानी कि अगर इंडिया जीतेगा आज का मैच तो इंडिया फाइनल में जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है दैट इफ इंडिया इज इन दी फाइनल देन वी बाय टिकट फॉर द फाइनल, यानी कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो हम टिकट खरीदेंगे फाइनल का। क्या आपको यहाँ पे P दिख रहा है? इंडिया विंस P होगा, इंडिया इज इन द फाइनल Q होगा और फिर यहाँ पर इंडिया इज इन द फाइनल Q दिख रहा है आपको और उसका रिजल्टेंट R यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट वी बाय टिकट। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दैट इफ इंडिया विंस देन वी बाय टिकट्स फॉर द फाइनल? जी हाँ, ये एक वैलिड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म होगा। एक चेन बनती हुई दिख रही है हमें। ये स्ट्रक्चर जब आपको दिखेगा तभी आप बोल सकते हो दैट इफ P देन R। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ये एक वैलिड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म है और इसके बाद आप ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि मैं कैसे एक इनवैलिड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म बनाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, गो हेड। सो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म जिसमें 2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे वो इनवैलिड हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है दैट इफ कोहली इज अ मैन देन कोहली इज अ क्रिकेटर। ये पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है दैट इफ कोहली इज अ वुमेन देन कोहली इज अ क्रिकेटर। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, इफ P देन Q तो मुझे मिल रहा है, बट क्या इफ Q देन R मिल रहा है मुझे? नहीं। यहाँ पर इफ P देन Q तो मिल रहा है बट यहाँ पर एक नया स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ अगर आप देखो तो कॉमन है, यानी Q यहाँ पर दोनों कॉमन है बट ये चीज़ अलग हो गई। यानी कि सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से अगर ये स्ट्रक्चर होता इफ कोहली इज अ क्रिकेटर देन कोहली इज अ वुमेन तो ये एक वैलिड हो सकता था, बट यहाँ पर ये इनवैलिड दिखेगा। इसका कंक्लूजन मैं अगर लिखता हूँ दैट इफ कोहली इज अ मैन देन कोहली इज अ वुमेन विल बी अ रॉन्ग, यानी कि एक फॉल्स प्रीमाइस मिलेगा मुझे। ये दोनों ही प्रीमाइस हो सकता है सही हो सकते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आप समझ सकते हो कि चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही क्रिकेटर्स हो सकते हैं। कोहली कोई एक इंसान भी क्रिकेटर हो सकता है जो कि मैन है और कोहली एक ऐसा इंसान जो वुमेन है वो भी तो क्रिकेटर हो सकता है। ये दोनों ही एक ट्रू प्रीमाइसेस हैं, बट यहाँ पर एक फॉल्स कंक्लूजन हमें मिल रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ये इस तरीके से इनवैलिड भी हो सकता है और इसी से मिलते जुलते हमारे पास 4 और कॉन्सेप्ट्स हैं जो 2 वैलिड होंगे और 2 इनवैलिड होंगे। 2 वैलिड होंगे मोडस पोनेंस और मोडस टॉलेंस, बिल्कुल मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक और हम इनको भी समझेंगे। इसके लिए आप देखो नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोडस पोनेंस एंड मोडस टॉलेंस। सुनने में थोड़ा सी ये भारी भरकम शब्द आपको लग रहे होंगे पर ये बहुत ही ईजी है समझना और अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर देख लोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ना सिर्फ ये 2 चीज़ें समझ में आएंगी, इनके 2 इनवैलिड फॉर्म्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पर भी 2 प्रीमाइसेस होंगे। पहला प्रीमाइस एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 प्रीमाइसेस होंगे और पहला एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें एक और चीज़ आज समझनी होगी कि जब मैं लिखता हूँ इफ P देन Q, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है
इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। और ये जो क्यू होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। बस अब आपको ये समझना था कि P क्या है एंटीसीडेंट और Q क्या है कॉन्सिक्वेंट। इससे आपको दो इनवैलिड फॉर्म्स जो मैं बताऊंगा वो भी इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए अब मैं पहले स्ट्रक्चर समझता हूँ मोडस पोनेंस का। बहुत ही सिंपल है। पहला प्रीमाइस कहता है कि इफ P देन Q, और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि P इज ट्रू, यानी कि P इवेंट हो गया है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अब Q हो जाएगा, दैट Q विल बी ट्रू? जी हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है मोडस पोनेंस। पहला स्टेटमेंट आप समझ सकते हो इफ P एंड Q, और अगर दूसरा बोलता है कि P को अफर्म कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बात है Q भी होगा ही होगा। ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको दोनों बातें समझा दूंगा। चलिए पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, दैट इफ कोहली मेक्स सेंचुरी देन इंडिया विंस, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है P इज ट्रू, यहाँ पर P क्या है, पहला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है कोहली मेक सेंचुरी। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोहली मेक सेंचुरी, अगर ये मेरा दूसरा प्रीमाइस है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इंडिया विंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। इसी को मोडस पोनेंस भारी भरकम भाषा में बोलते हैं। इफ कोहली मेक सेंचुरी देन इंडिया विंस, इफ P देन Q, और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है P इज ट्रू, यानी कि कोहली मेक सेंचुरी, अगर कोहली ने सेंचुरी बना दी तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इंडिया जीतेगा? जी हाँ, क्योंकि एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमें बता रहा था पहले से ही कि इफ कोहली मेक सेंचुरी देन इंडिया विंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम समझेंगे मॉडस टॉलेंस। तो मॉडस टॉलेंस थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, हल्का सा। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पहला स्टेटमेंट वैसा ही है, इफ P देन Q, जैसे यहाँ पर था P एंटीसीडेंट Q कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दैट Q इज फॉल्स। अब Q इज फॉल्स का क्या मतलब है, चलिए एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ Q को फॉल्स, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो। Q इज फॉल्स का क्या मतलब है, इंडिया लूजेस। इंडिया अगर जीतेगा नहीं तो हारेगा। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन थी पहली कि इफ कोहली मेक्स सेंचुरी देन इंडिया विंस, और अगर हमने किसी तरह ये पता चल गया कि इंडिया हार गया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। अगर मैंने डिनायल मोड कर दिया, कॉन्सिक्वेंट को डिनाई कर दिया, तो इसका मतलब मैंने एंटीसीडेंट को भी डिनाई कर दिया। तो मैं कंक्लूड क्या करूँगा, यहाँ पर कंक्लूजन क्या होगा मेरा, कोहली डज नॉट मेक सेंचुरी। यानी कोहली ने सेंचुरी आज नहीं बनाई क्योंकि इंडिया हार गया। बस इसी को मोडस टॉलेंस बोलते हैं, और ये रहा मोडस पोनेंस। ये दोनों ही वैलिड सिलोगिज्म्स हैं। पहला स्टेटमेंट दोनों में सेम कंडीशनल होती है, बस यहाँ पर हमने जो हमारा एंटीसीडेंट था उसको एफर्म किया था, और यहाँ पर मेरा जो Q यानी कॉन्सिक्वेंट है उसको मैंने फॉल्स किया था, तभी मेरा आंसर P इज फॉल्स आया। ठीक है, बहुत सी जगहों पे आप देखोगे यहाँ लिखा होगा नेगेशन ऑफ Q मीन्स नेगेशन ऑफ P, यानी कि अगर Q फॉल्स हो गया तो P भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोलेंगे मोडस टॉलेंस, और ये हो गया मोडस पोनेंस। अब हम डिस्कस करेंगे सेम इसी एग्जाम्पल पे, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा दो इनवैलिड, इसी को इनवैलिड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट क्या चीज़ होती है और डिनाइंग द एंटीसीडेंट। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। सो हेयर इज द फाइनल स्लाइड। इसमें हम देखेंगे दो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स जो कि मोडस टॉलेंस और मोडस पोनेंस से मिलते जुलते हैं, और मैं एक समरी भी बताऊंगा आपको, पर आप पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। मैंने पहला लिखा है एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, और दूसरा लिखा है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। एक ही एग्जाम्पल से मैं फिर से इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कहता है सेम वही, पहला स्टेटमेंट इफ P देन Q,
यहाँ पर ये P एंटीसीडेंट है और Q कॉन्सिक्वेंट है। अब ये कहता है एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट होगा Q इज ट्रू। ठीक है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ P इज ट्रू? अगर Q ट्रू हो जाएगा तो क्या P ट्रू हो जाएगा? जी नहीं, ये एक इनवैलिड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने फिर से वैसे ही लिखा है, इफ कोहली मेक सेंचुरी देन इंडिया विंस। और अगर मैं बोलता हूँ Q इज ट्रू तो मैं यहाँ पर फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूँ इंडिया विंस। ठीक है, इसको मैंने एफर्म कर दिया है, कॉन्सिक्वेंट को, Q को एफर्म कर दिया है। यहाँ पर Q क्या था? इंडिया विंस, यानी इंडिया जीत गया है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि कोहली ने सेंचुरी मार दी होगी? कोहली मेक्स सेंचुरी? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंडिया जीत गया है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि कोहली ने सेंचुरी बनाई होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया तब भी जीत सकता है जब कोई और बैट्समैन भी सेंचुरीज बनाए और बहुत सारे विकेट्स ले। आई होप आप समझ सकते हो। हाँ, कोहली ने अगर सेंचुरी बना दी तब तो इंडिया जीत रहा है, लेकिन अगर इंडिया जीत रहा है तो उसके पीछे कोहली है कि नहीं, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, कोहली की सेंचुरी बनाने पर इंडिया जीत रहा है, इस बात की कंफर्मेशन है। बस यहीं पे एक वैलिड और इनवैलिडिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है और हम सवाल गलत करके आ जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। बस ये इस तरीके का एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी फैलेसी है या क्या इनवैलिडिटी है, तो हम बोल देंगे इसमें एफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट की फैलेसी है। आपने कॉन्सिक्वेंट को ट्रू मान के आपने एंटीसीडेंट को भी ट्रू बोल दिया, जो कि एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। हाँ, एंटीसीडेंट अगर ट्रू होता है तब हमें पता है मोडस पोनेंस से इंडिया विंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलिए बहुत तेजी से हम डिनाइंग दी एंटीसीडेंट भी देखेंगे। तो वहां पर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? यहां पर स्ट्रक्चर कह रहा है सेम वही, इफ P देन Q, और मैं बोल रहा हूं P इज फॉल्स, यानी कि मैंने नेगेट कर दिया है, डिनाई कर दिया एंटीसीडेंट को, फॉल्स कर दिया है। तो मैं यहाँ सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स अगर करता हूँ, सपोज करो सेकंड स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ कोहली डज नॉट मेक सेंचुरी या कोहली डिड नॉट मेक सेंचुरी, कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं? क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं Q इज फॉल्स, यानी कि इंडिया लूज? जी नहीं, ये एक इनवैलिड हो जाएगा। हमने अभी बात करी थी क्या थोड़ी देर पहले, यहां पर भी यही चीज बताई मैंने कि अगर इंडिया जीतेगा तो कोहली ने सेंचुरी 101% बनाई होगी। अगर कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई तो क्या इंडिया हार जाएगा? जी नहीं, अभी इंडिया के जीतने के चांसेस और हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोहली ने सेंचुरी नहीं भी बनाई तो कोई और बैट्समैन होगा जिसने रन बनाए होंगे और बहुत अच्छी बॉलिंग की गई होगी और इंडिया जीत गया होगा। आई होप आपको ये सारे आसपास के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिनाइंग द एंटीसीडेंट। और यहाँ पर वहाँ पर मोडस टॉलेंस क्या कहता था? वहाँ पर कहता था कि अगर इंडिया लूजेज है तब कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई होगी, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं? यहाँ हम कह रहे हैं कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई इसीलिए इंडिया हार गया। तो ये एक इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा। एक नटशेल में अगर आप देखोगे तो मैंने नटशेल में बताया कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये मोडस पोनेंस कहता है। और अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, ये मोडस टॉलेंस कहता है। और अगर ये ट्रू है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी ट्रू होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर ये फॉल्स है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी फॉल्स होगा? नहीं। आई होप आपको ये चारों बातें समझ में आ गई हों। मैंने एक ही एग्जांपल से ये चारों चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं, जिसमें दो वैलिड हैं, मोडस पोनेंस एंड मोडस टॉलेंस, और दो इनवैलिड हैं। दो इनवैलिड कौन से? एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट एंड डिनाइंग द एंटीसीडेंट। आपको अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी डाउट्स, एनीथिंग, यू कैन आस्क मी फ्रॉम योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।